हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? सब बढ़िया, एकदम अच्छे से। पढ़ाई कैसी हो रही है? मस्त। एक्चुअल में इस वीडियो का जो सबसे मेन पर्पस है कि क्योंकि मैं देख रहा हूँ कई सारे बच्चों के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर नोट्स कैसे बनाना है, कैसे नोट्स बनाएं हम लोग, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो में कहीं भी नोट्स बनाया नहीं जा रहा है, तो हम लोगों को कैसे नोट्स बनाना चाहिए। इसी पर थोड़ा आप लोगों से चर्चा करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि आप लोगों के इस डाउट का, इस शंका का मैं समाधान कर सकूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं कि बच्चों में सबसे पहला डाउट जो ज़्यादा मुझे दिखाई दिया है, जो ज़्यादा समझ में आया है कि सर हम लोग जो नोट्स हैं ये नोट्स कैसे बनाएं, कैसे बनाना चाहिए नोट्स। ठीक है, देखो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मैं चाहूँ तो आप लोगों को नोट्स दे सकता हूँ, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, इंटेंशनली अगर इसमें नोट्स नहीं दिया जा रहा है या आप लोगों को नोट्स नहीं दिया जा रहा है, यानी आपको प्रेरित किया जा रहा है दो बातों के लिए कि आपको थोड़ा इसमें अपना एफर्ट डालना है। ठीक है, आपको अपना थोड़ा एफर्ट डालना होगा और इसका लाभ आपको ही मिलेगा। अंतिम रूप से इसका लाभ आपको ही प्राप्त होगा, किसी और को नहीं मिलेगा। सवाल उठता है कि सर हम नोट्स बनाए तो कैसे, इसके बारे में जरूर मैं बात करना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहेंगे कि आपको नोट्स बनाए मिल जाए, प्रिंटेड मिल जाए, तो वो आपके लिए ही समस्या खड़ा होगा, क्योंकि आप यही करते आ रहे हैं। आप केवल नोट्स को कंपाइल कर रहे हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं, अपनी जगह इकट्ठा कर रहे हैं और यही इकट्ठा होता जाएगा, तो ही बढ़ता जाएगा, बस और कुछ नहीं, कुछ इसका लाभ नहीं। सर है नोट्स आप अपनी हैंड राइटिंग में बनाएं, अपनी हैंड राइटिंग में बनाएं। तो सवाल उठता है कि सर हम नोट्स कैसे बनाएं, उसमें हमारी हैंड राइटिंग कैसी होनी चाहिए, लिखावट क्या बहुत सुंदर होनी चाहिए, हमारी कलरफुल होनी चाहिए, और किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए नोट्स बनाते वक्त। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम लोग हैंड राइटिंग पर ही मैं पहले बात करता हूँ। तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि हैंडराइटिंग बहुत मैटर आपके नोट्स पर नहीं करता है। ये तब करता था जब आप क्लास में पढ़ते थे, स्कूल में, जब आपका एकेडमिक चलता था। नाउ यू आर गोइंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जहां आप अपने हैंडराइटिंग को अगर बहुत ज्यादा ध्यान देने लगेंगे तो दो तीन बातें एकदम क्लियर मान लीजिए कि हैंडराइटिंग के चक्कर में आपका मेंस आंसर राइटिंग में हो सकता है स्पीड स्लो होने के कारण आप 20 के 20 क्वेश्चन एक पेपर में अटेम्प्ट करना ही आपके लिए मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हैंडराइटिंग खराब होगा, हैंडराइटिंग अच्छा होगा तो उसका प्रभाव पड़ता है। एग्जामिनर जो बैठा होता है, अगर उसको दो कॉपी दिख रही है, मैं ही एग्जामिनर हूं और मेरे पास दो कॉपी है चेक करने के लिए, एक की हैंडराइटिंग सुंदर है, एक की हैंडराइटिंग एकदम खराब है, तो मानी सी बात है कि मैं जो अच्छी हैंडराइटिंग है उस पर थोड़ा सा सॉफ्ट रहूंगा, थोड़ा नंबर ज्यादा। लेकिन ये अंतर 1-2 नंबर का ही फर्क पड़ेगा। देखिए मेन यूपीएससी का एग्जाम या पीसीएस का एग्जाम मान लीजिए, अब मान लीजिए सारा खेल आपका कंटेंट का है, हैंडराइटिंग का नहीं है, सारा खेल आपका कंटेंट का है। कंटेंट आपका स्ट्रांग होना चाहिए, हैंडराइटिंग उतना स्ट्रांग नहीं है तो भी चलेगा, तब भी चलेगा, बस थोड़ा दूर दूर लिखने का प्रयास करना चाहिए। अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो केवल पढ़ा जाए, बस इतना कि पढ़ लिया, इतना एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि हम पढ़ लेते हैं। अदरवाइज एग्जामिनर का पूरा फोकस होता है आपके कंटेंट पर, न कि आपके हैंडराइटिंग पर। समझ में आ रहा है? दूसरी बात, नोट्स कैसे बनाएं। आमतौर पर दिक्कत क्या खड़ा होता है, मैं भी देखता हूँ जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ या ऑफलाइन पढ़ाया हूँ, बच्चों को देखता हूँ कि सर आप डिक्टेट करा दें, जो आपने पढ़ाया सब डिक्टेट करा दें। होता क्या है, उस चक्कर में होता क्या है, आपकी कॉपी 2-2-3-3 कॉपी भर जाती है, जिसको आपको रिवीजन करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। वो 2-2-3-3 कॉपी देख करके कभी-कभी डर लगने लगता है। डर लगने लगता है कि यार बैठेंगे 3 कॉपी रिवीजन करने केवल एक सब्जेक्ट का, तो पता नहीं फिर और सब्जेक्ट कैसे रिवीजन होगा। पहले ही दिमाग में बैठ जाता है कि 3 कॉपी रिवीजन तो नहीं हो पाएगा, 2 कॉपी रिवीजन तो नहीं होगा। वो ये 2 कॉपी बना इसके पीछे कभी गए कि हम वहां एक-एक लाइन, एक-एक चीज, एक-एक बात को पूरा लिख रहे हैं। नोट्स अगर आप बना रहे हैं, कैसे बनाना है आपको समझना है, तो इससे पहले प्लीज आप समझिए कि नोट्स बनाने का उद्देश्य क्या है। हमेशा मैंने कहा है यूपीएससी के एग्जाम में आप कुछ भी पढ़िए, पहले आप उसके उद्देश्य और पर्पस में जाइए। पर्पस में जाइए, क्यों में जाइए। यहां भी आप नोट्स बनाने के उद्देश्य में जाइए कि आपका नोट्स बनाने का उद्देश्य क्या है। नोट्स बनाने का केवल और केवल एक उद्देश्य होता है, ध्यान से सुनिए, और वो है कि आप समय रहते उसको आसानी से रिवीजन कर पाए। आसानी से आपका रिवीजन होना चाहिए, रिवीजन करने में समय नहीं लगना चाहिए। आपको विद इन द टाइम पीरियड आप आराम से उसको रिवाइज कर सके, आसानी से रिवाइज कर सके, वो दिमाग में बैठे रहे आपके बातों को। यही इसीलिए हम लोग नोट्स बनाते हैं। नोट्स बनाने का उद्देश्य यही होता है। तो फिर सर जब नोट्स बनाने का उद्देश्य ये है तो फिर कैसा बनाना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नोट्स बनाते वक्त मैं देखता हूं कि तरह तरह के पेन को यूज करते हैं या मार्कर को यूज करते हैं, खूब उसको अंडरलाइन करते हैं, 1-2-3 पेन से लिखते हैं, ग्रीन पेन, ब्लू पेन, ब्लैक पेन। मैं बिल्कुल इसके खिलाफ नहीं हूं। अगर आपको लगता है कि इससे आपको पढ़ने में और जो होता है आपके मन में चाह जगता है या इसको देखकर पढ़ने की और इच्छा जागृत होती है, तो आप बनाइए, बिल्कुल मना नहीं है।
लेकिन आप कलर करने की जगह मेरी बात मानिए, कलर तो आप करिए, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आपके नोट्स जो बनने चाहिए बहुत कंसाइज बनना चाहिए। कंसाइज का मतलब है टू द पॉइंट होना चाहिए, ताकि आपको रिवीजन करने में ज्यादा समय ना लगे। और यही दिक्कत खड़ा होता है एग्जाम के समय, जब आपको उस नोट्स को कम से कम 20-25 बार रिवीजन करना होता है और आप उस नोट्स को रिवाइज नहीं कर पाते क्योंकि आपका नोट्स बहुत बल्कि बन जाता है। तो फिर नोट्स बनाते वक्त आपको किन बिंदुओं का ध्यान रखना है, ये आपको ज्यादा दिमाग में बैठाना है कि अगर आप नोट्स बना रहे हैं, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बनाते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है। पर्पस आपको पहले दिमाग में बैठाना है, आपको उसका उद्देश्य दिमाग में बैठा कर रखना है कि उसका उद्देश्य केवल और केवल क्या है, रिवीजन, कि मुझे उसको रिवीजन करने में आसानी हो और समय ना लगे। इसीलिए जब भी आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बनाते समय जो भी विषय पर आप नोट्स बना रहे हैं, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, जिस विषय पर आप नोट्स बना रहे हैं, जिस टॉपिक पर आप नोट्स बना रहे हैं, आप पहले उस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से आपको क्या लेना है, उसका समझ लेना है बहुत अच्छे से। आपके दिमाग में वो टॉपिक छप जाना चाहिए, एकदम समझ आपका उसका डेवलप होना चाहिए। जब आप उस टॉपिक को अच्छे से समझ जाएं तो आपको क्या करना है, अब वो टॉपिक आपके दिमाग में है तो आपको क्या करना चाहिए, अब आपको क्या क्या करना चाहिए, हर बिंदु को नहीं लिखना है, एकदम पूरा नहीं लिखना है, आपको उन बिंदुओं को केवल ध्यान में रखना है और लिखना है जिसको एग्जाम के समय आप रिवाइज करने बैठे तो आसानी से रिवीजन हो। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए मैं इकोनॉमी का टीचर हूं तो मैं इसको अच्छे से समझा पाऊंगा अपने इकोनॉमी सब्जेक्ट को लेकर, कि मान लीजिए अभी मैंने आप लोगों को वीडियो में इन्फ्लेशन पढ़ाया था। इन्फ्लेशन में मैंने आप लोगों को WPI पढ़ाया, होलसेल प्राइस इंडेक्स, यानी थोक मूल्य सूचकांक। ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक मैंने आप लोगों को पढ़ाया। अब मान लीजिए थोक मूल्य सूचकांक का आपको नोट्स बनाना है ये टॉपिक का, तो आप क्या करेंगे, एक तरीका है, थोक मूल्य सूचकांक आपने हेडिंग डाला, खूब कलरफुल किया, फिर थोक मूल्य सूचकांक क्या होता है, थोक मूल्य सूचकांक के बारे में कौन जारी करता है, क्या आप लिख रहे हैं थोक मूल्य सूचकांक की गणना मासिक आधार पर की जाती है, थोक मूल्य सूचकांक की गणना NSO कार्यालय और मंत्रालय मॉस्पी करता है, थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा जारी किए जाते हैं, थोक मूल्य सूचकांक में केवल वस्तु शामिल होती है, थोक मूल्य सूचकांक में 697 वस्तुओं को केवल शामिल किया जाता है, थोक मूल्य सूचकांक में 3 घटक होते हैं, पहला लिखा आपने प्राथमिक वस्तु। इस तरह से आप अपने नोट्स को बना रहे हैं तो हो गया आपका पूरा एक पेज आपका खा गया, ये एक पेज खा गया। अब एग्जाम के समय रिवीजन में हो सकता है ये पॉइंट वाइज आपको रिवीजन करने में टाइम ना लगे, हो सके आपको ठीक लगे, लेकिन मेरा मानना है कि आप अगर इसकी जगह ऐसा करें कि आप थोक मूल्य सूचकांक लिखें, सबसे बेहतर होगा। आप इसको समझ गए, अब समझने के बाद आप क्या लिखेंगे, सीधा ऐसे लिखेंगे, गणना कौन, NSO, मंत्रालय कौन, मॉस्पी, बस खत्म। फिर आंकड़े जारी, आप लिख रहे हैं आंकड़े जारी कौन, आर्थिक सलाहकार कार्यालय, ब्रैकेट में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, खत्म। फिर मासिक आधार पर यही पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। फिर केवल वस्तु। अब देखिए आपने टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लिया है क्योंकि आपका टीचर आपको टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा दे रहा है, या आप खुद अच्छे से समझ लिए हैं, तो आप क्या लिखेंगे, अब आप जानते हैं यहां पर इसको थोड़ा सा आप और कंसाइज कर सकते हैं, तो आप क्या लिख रहे हैं, वस्तु, ओके, केवल वस्तु। तो वस्तु कितना, 697 वस्तु। अब 697 वस्तु को आपने 3 पार्ट में बांट दिया, 3 भाग में बांट दिया। क्या क्या, विनिर्मित जो सबसे ज्यादा है तो सबसे ऊपर लिख दिया 564, ईंधन, फिर प्राथमिक वस्तु, प्राथमिक 117, ईंधन 16, और साथ ही साथ आप चाहें तो यहीं पर आप क्या कर रहे हैं, भारांश भी लिखते जा रहे हैं कि इसका 65% लगभग, इसका 13% लगभग और इसका 22% लगभग। अब बताइए, पूरा WPI आपका तैयार नोट्स, यही नोट्स है साहब, समझिए यही नोट्स है। जब आप इसको पढ़ेंगे एग्जाम के समय में, एग्जाम में पढ़ेंगे, कितना आसानी से रिवीजन हो जाएगा। आप पढ़ रहे हैं WPI, आप पढ़ रहे हैं गणना, आप पढ़ रहे हैं आंकड़े जारी, आप देखिए इस नोट्स को, इसको रिवीजन करने में, और पक्का बात है आप एक सवाल गलत नहीं करेंगे। आप कितनी बार रिवीजन कर लेंगे, चलते फिरते रिवीजन कर लेंगे, चलते फिरते जब आपके हाथ में नोट्स होगा आप उसको रिवीजन करते रहेंगे। तो अपने नोट्स को, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बल्कि मत बनाइए। आप नोट्स को इस कदर अब बनाने का प्रयास कीजिए फ्लो चार्ट के द्वारा। जैसे अगर मान लीजिए कोई टॉपिक है, कोई भी टॉपिक ले लीजिए मेंस का, तो आपको क्या करना है, उस मेंस के टॉपिक से रिलेटेड आपको 10 पॉइंट केवल आपको याद रखना है। पहला, वो टॉपिक क्या है, उसके लिए कोई की पॉइंट एकदम आपके पास होना चाहिए। फिर उसके
संबंध में सकारात्मक, नकारात्मक पक्ष या चुनौती, आगे की राह। ये 4 अगर हो और 10 पॉइंट आपके पास में हो, आप 150 से 200 250 शब्द बड़े आराम से लिखेंगे। जरूरत नहीं है कि आप पूरा सेंटेंस लिखिए और अपने नोट्स को बल्कि बनाइए। आप उस टॉपिक से रिलेटेड बस 10 पॉइंट लिख दीजिए, आपका काम हो गया। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को वैधानिक बनाने के पीछे तर्काधार क्या है। अब अगर मान लीजिए सवाल मेंस का है तो क्या करना है, तो आप पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का सिंपल एक 2-3 वर्ड में लिख दीजिए कि वह मूल्य जिसमें सरकार किसानों से अनाज खरीदती है। हो गया, सरकार किसानों से अनाज खरीदती है। फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य वर्तमान में गैस करके 23 फसल में खाद्य और गैर खाद्य, बस हो गया। अब इस पर आप दो सेंटेंस बड़े आराम से लिख देंगे, 20 शब्द बड़े आराम से लिख देंगे। फिर सकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्ष, 4-4 पॉइंट, 3-3 पॉइंट लिख दिया। ऐसे कम से कम 10 बिंदु लिख दीजिए। 10 बिंदु लिख करके आप तैयार हो गया। जब भी आए बस को रिवीजन कर लीजिए, आप लिख डालेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपका जब नोट्स एकदम पतला होगा तो आपको उसको रिवाइज करने में मजा आएगा, आपको उसको भार नहीं लगेगा। तो हमेशा याद रखिए। और इसके लिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उसको कलरफुल मत बनाइए खूब कलरफुल, खूब पॉइंट्स उसको खूब कलर कीजिए, लेकिन बिंदुवार रखिए अपने नोट्स को। और कोई जरूरत नहीं है, देखिए आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, टाइप किया हुआ दे दिया जाएगा, खूब लंबा 10-10 पेज का दे दिया जाएगा, आप पढ़ेंगे भी नहीं कभी, उसको ऐसे उठा कर रख देंगे। लेकिन जब आप खुद बनाएंगे, अपने हाथों से बनाएंगे, आप विश्वास कीजिए, आपको न केवल उसको रिवीजन करने में आसानी होगा, आपको न केवल उसको उसके द्वारा आंसर लिखने में आसानी होगा, बल्कि आप देखिएगा आपका रिजल्ट भी उससे ही आएगा। फिर तो वो नोट्स जब आप पास हो जाएंगे तो फिर तो भैया उसको आप बेचिए उसकी डिमांड होगी उस नोट्स की। तो अपने नोट्स को कंसाइज कीजिए, खुद बनाइए। लेक्चर देखिए, लेक्चर को जहां अगर आप लेक्चर देखकर कर रहे हैं पॉज कीजिए, या साथ साथ टीचर अगर बना रहा है, टीचर जैसा बना रहा है, आप उसको साथ साथ अपने भी, जरूरी नहीं कि आपको उसका पीडीएफ चाहिए, आप खुद बनाइए अपने कॉपी में इस चीज को, खुद बना के प्रैक्टिस कीजिए। तब जाकर के आप समझिए कि आप संपूर्ण तैयारी कर पाएंगे और विद कॉन्फिडेंट आप तैयार कर पाएंगे अपने को। कॉन्फिडेंस आपका देखिए कितना बढ़ जाएगा जब वो नोट्स आपका होगा। क्योंकि आप समझिए, वन साइज इज नॉट फिट फॉर ऑल। हर व्यक्ति को एक तरह का आप नहीं आंक सकते। हर आदमी का अपना अपना पढ़ने का तरीका, नोट्स बनाने का तरीका है। लेकिन एक तरीका तो मैं बता रहा हूं, बल्कि सिस्टम मत कीजिए, कंसाइज कीजिए अपने नोट्स को। ठीक है, तो यही मुझे बताना था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें अच्छे से समझ में आई होगी, एग्जाम्पल समझ में आया होगा, और अब क्या करना है आपको समझ में आ गया। अब मुझे और ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। सो ऑल द बेस्ट, ठीक है, और लग जाइए बस, इस बार तो अचीव करना ही है अपने टारगेट को। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।